खराब होती जा रही है। ऐसा लगता है पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा रहा है और ऐसे में इसके चार हिस्से हो सकते हैं। एक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब और पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिल सकते हैं। अगर आप बात करें बलूचिस्तान में, वहां पर आवाज जो है पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान से आ रही है। वो लोग कह रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। और अगर आप देखें कुछ एक ऐसे भी कमेंट्स आए हैं पाकिस्तान से जो कि वो कहते हैं कि पीओजे के तो इंडिपेंडेंट है, पीओजे के तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं। तो ये सच्चाई है, उन्होंने भी मान लिया है। तो ये कोई समय दूर नहीं जब पीओजे के पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इतनी खराब है, अगर आईएमएफ ने इसको लोन नहीं दिया $6 बिलियन तो ये डिफॉल्ट करेगा। और आज पाकिस्तान जो है कटोरा लेके भीख मांग रहा है। कभी वो मांगता है सऊदी अरेबिया यूएसी के $2-3 बिलियन दे दो, हम डिफॉल्ट करेंगे, फिर ये आईएमएफ की तरफ भागता है। मगर आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक, वो इसको लोन देने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और मेरे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद। नमस्कार। थैंक यू अंबर। जय हिंद। जय हिंद साहब। सर, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी भी बाज नहीं आता। एक बार फिर से उसने जो हमारे देश में किया है, आम नागरिकों पर हमला किया। और वैसे भी हम जो पाकिस्तान के हालात हैं, सी पैक का फेलियर देखें, आईएमएफ के साथ उनकी कोई बातचीत जो है वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बीएलए, खैबर पख्तूनख्वा, टीटीपी, हर तरफ से बुरा हाल है, लेकिन पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आती। इन सारी चीजों को देखते हुए आपको नहीं लग रहा सर कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक डिजास्टर की ओर बढ़ता जा रहा है? हाँ बिल्कुल अंबर, आपने बहुत अच्छा बोला। ये सच्चाई है, पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है। वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आतंकवाद बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो पाकिस्तान का आज जो डेट है वो $200 बिलियन से ज्यादा पहुंच गया है। और उसको $4 बिलियन हर साल चाहिए ओनली इंटरेस्ट पे करने के लिए जो लोन लिया हुआ है। और यही नहीं, इस साल के एंड तक जो 31 दिसंबर 2024 को उसको $25 बिलियन का पैकेज वापस देना है इंस्टॉलमेंट के हिसाब से उसको, मगर उतना पैसा उसके पास है नहीं। और आज की तारीख में वहां पर इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन स्पेशली 47% है और फॉरेन रिजर्व घट के अप्रोक्सीमेटली लेस देन $5 बिलियन है, जो कि 15 दिन का इंपोर्ट नहीं दे सकता। एक इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जो कि अच्छा कर रही थी एक्सपोर्ट में, वो भी अब ठप पड़ी है क्योंकि पावर शॉर्टेज है। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही क्योंकि टेररिज्म बहुत फैला हुआ है, कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा पाकिस्तान में और इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में हालात ये है कि आज रुपये इतना गिर गया है कि वो $300 $1 के मुकाबले में है, क्यों करीब करीब 77% गिरा है एक साल में। तो इनको आप मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इतनी खराब है, अगर आईएमएफ ने इसको लोन नहीं दिया $6 बिलियन तो ये डिफॉल्ट करेगा। और आज पाकिस्तान जो है कटोरा लेके भीख मांग रहा है। कभी वो मांगता है सऊदी अरेबिया यूएसी के $2-3 बिलियन दे दो, हम डिफॉल्ट करेंगे, फिर ये आईएमएफ की तरफ भागता है। मगर आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक, वो इसको लोन देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं आप रीस्ट्रक्चरिंग करें अपने टैक्सेस को, अपना डिफेंस बजट को कम करें, अपना जो ये फौजी फाउंडेशन जो कि एक पैरेलल इकोनॉमी चला रहा है, जो कि कोलगेट से लेके सीमेंट और रियल एस्टेट से लेके बैंक, जिसका खुद का एक प्रकार से बजट है $78 बिलियन, उसको आप टैक्स के दायरे में लाएं, सब्सिडी कम करें। वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर नहीं सकती, पहले ही अनपॉपुलर बहुत है। तो ऐसे में मुझे लग नहीं रहा कि पाकिस्तान को कोई रास्ता दिख रहा है। ऐसे में देखो, अगर श्रीलंका का भी ऐसी हालात हुई थी, उस समय पाकिस्तान जो श्रीलंका है उसने मदद मांगी थी चीन से, मगर चीन ने कहा था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो तो हम आपको मदद देंगे। उस समय भारत ही आगे आया था और भारत ने $4 बिलियन दिया था उस टाइम। और आज श्रीलंका रिवाइवल के एक प्रकार रास्ते पे चल रहा है, आज उसकी सिचुएशन ठीक है। मगर ऐसा लगता नहीं पाकिस्तान को कोई मदद मिलने वाली है, ना उसको इतनी जल्दी आईएमएफ से लोन मिलेगा, ना ही उसको मिलेगा चीन से। अब शहबाज शरीफ 5 दिन के लिए चीन गया हुआ है, वो सोचता है कि कहीं ना कहीं उसको कुछ पैसा मिल जाएगा या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रिवाइव होगा,
मगर मुझे लगता नहीं, जब आगे आप पूछेंगे तो अंबर मैं बताऊंगा इस विजिट में और क्या जी। हुआ। बिल्कुल। सर, आईएमएफ को लेकर ताज़ा खबर यही है और लेटेस्ट अपडेट ये है कि लंबी बातचीत के बाद जो टैक्सेशन में बदलाव की माँग आईएमएफ की तरफ से की गई थी, उसमें वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँची और आईएमएफ की तरफ से कोई भी राहत नहीं मिली है पाकिस्तान को। लेकिन आपने 5 दिन की जो यात्रा की बात की शहबाज़ शरीफ की, वो भी लगभग नाकाम रही क्योंकि चाइना ने 65 अरब डॉलर जो इन्वेस्ट किए थे सीपैक में, वो कहीं पे भी वो जाते हुए नज़र नहीं आए, सीपैक स्लो पड़ा हुआ है, कुछ उस पे हुआ नहीं है। ऐसे में सर आपको नहीं लगता है कि जिस उम्मीद से वहाँ पर गए थे, अब उस झांसे में तो चाइना आएगा नहीं क्योंकि जो हालत वहाँ पर हुई पाकिस्तान में जो चाइनीज़ टेक्नीशियन और इंजीनियर्स थे, उन सबको देखते हुए आपको नहीं लग रहा कि कहीं न कहीं पाकिस्तान चाइना के रूप में एक और दुश्मन खड़ा कर ले रहा है, जितना इन्वेस्टमेंट चाइना कर चुका है पाकिस्तान के अंदर? हाँ, बिल्कुल। देखो, ये सच्चाई है कि जो चीन ने एक प्रकार बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जो हिस्सा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। उसमें करीब-करीब 62 बिलियन डॉलर का पैसा खर्च हुआ था और टोटल जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का बजट है 3 ट्रिलियन डॉलर है। मगर ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये एक फेलियर है, क्योंकि सच्चाई यह है कि इसके जो 27% जो प्रोजेक्ट हैं, वो या तो बन रहे हैं या कंप्लीट हुए हैं। बाकी प्रोजेक्ट ना तो बने हैं और ना उन पे काम स्टार्ट हुआ है। सच्चाई ये है कि आज चाइना के जो टेक्नीशियन एंड इंजीनियर्स हैं, उन पे हमला किया जा रहा है, स्पेशली बलूचिस्तान और गिलगिट पाकिस्तान में, क्योंकि लोग समझते हैं कि अभी तक तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही इनको एक्सप्लॉइट कर रही थी। अब ये जो चीनी हैं, उन्होंने इनकी जॉब भी ले ली है, टेक्नीशियन इंजीनियर वो अपने वहां से ला रहे हैं। हाइडल प्रोजेक्ट या जो भी प्रोजेक्ट बनाया, उसकी बिजली चीन के पास जा रही है। बलूचिस्तान में लोग कह रहे हैं कॉपर, जिंक, कोबल और उसके बाद आयरन, उसके बाद गैस, ऑयल, जो भी बलूचिस्तान में होती थी उसको भी एक प्रकार एक्सप्लॉइट अब पाकिस्तान नहीं, चीन भी कर रहा है। ग्वादर पोर्ट जो बनाया है उन्होंने, उसके अंदर हो क्या रहा है कि अब उसने मिलिट्री पोर्ट बना दिया ऑलमोस्ट, और वहां पर जो फिशरमैन थे लोकल ग्वादर के, वो जो जाते थे फिशिंग करने, वो भी नहीं जा सकते, उनका तो रोजी पेशा भी हट गया है। तो ये सच्चाई है कि आज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक फेलियर है और आज चीन कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता पाकिस्तान में। वो कहता है कि आप हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर पाए। अभी फिलहाल में 5 चीनियों को भी मौत के घाट उतार दिया था पाकिस्तान में, और उस समय चीन ने बहुत ही आक्रोश किया था। तो ये सच्चाई है कि जब बात करने गए थे शहबाज शरीफ की, कहीं ना कहीं सी पैक फेज 2, वो कहते हैं सी पैक फेज 2 तो बाद में आएगा, पहले जो सी पैक बन रहा है उसी में प्रोग्रेस नहीं चल रही। और ऐसा लगता है कि जो शहबाज शरीफ की चीन की यात्रा वो बिल्कुल फेल है। वो शनानजान में भी गए, उन्होंने सोचा कि इन्वेस्टर आएंगे चीन से पाकिस्तान में, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसकी सच्चाई यही है कि चीन किसी को मुफ्त चीज नहीं देता, और ये लगता है कि चीन पाकिस्तान की, फिर चीन कोई ना कोई इनको लोन देगा। और ऐसा लगता है जिस प्रकार से श्रीलंका ने हमनटोटा पोर्ट 99 इयर्स के लीज पे दिया था, कहीं ना कहीं पाकिस्तान हो सकता है ये ग्वादर का जो पोर्ट है ये लीज पे दे दे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है चीन के लिए, जो सिंगजांग प्रोविंस से आपको ग्वादर पोर्ट को जोड़ता है। और ये एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है चीन के लिए कि गोल्फ ऑफ एडन से स्वेज कैनाल जो है उससे रास्ता खोलता है एशिया से यूरोप, क्योंकि चीन को लगता है कि अगर जो भारत या अमेरिका मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकता है तो उसका ऑयल जो है 60 से 70% वहां से जाता है, उसके पास 40 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं। तो ये एक वो ऑल्टरनेट रूट निकालना चाहता है, तो इसलिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर वो लगता है चीन उसको अपना मिलिट्री पोर्ट बना सकता है, और पाकिस्तान उसको लगता है एक प्रकार से जिस प्रकार से हमनटोटा को लीज पे दिया है श्रीलंका ने, दे सकता है। कहीं ये भी बात चल रही है, हो सकता है पाकिस्तान को जो पाकिस्तान चीन को कहीं पीओजे के या गिलगिट बाल्टिस्तान का भी हिस्सा दे सकता है, जिस प्रकार से शक्सगाम वैली दिया था 1963 में। ये बातें सब चल रही हैं, मगर सच्चाई यह है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर शहनाज शरीफ की जो विजिट थी चीन की, वो बिल्कुल फेल है। कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई इन्वेस्टर नहीं आ रही, और चीन ने कोई फर्दर लोन देने के लिए कोई भी हाँ नहीं भरी। तो मुझे लगता है कि आज वाकई पाकिस्तान
बहुत बुरी हालात के अंदर फंस गया है। अंबर। जी। जी, बिल्कुल, लेकिन सर एक और बात इस सब के बीच निकल कर आती है जो रविवार को खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला हुआ, उसका इल्ज़ाम भी टीटीपी पर और जो अभी बीते दिनों कुछ महीनों पहले जो चाइनीज़ इंजीनियर्स पे हमला हुआ था उसको भी कहीं न कहीं टीटीपी और जो बलोच आंदोलनकारी है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और हमने कश्मीर में भी देखा कि किस तरह से कश्मीर में भी जो ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहाँ भी पाकिस्तान के खिलाफ जो आज़ादी की आवाज़ें हैं वो बंद हो गई हैं और इन सब की बदले की कार्रवाई के लिए कहीं न कहीं उसके नाम पर उनको कंट्रोल करने के लिए मानव अधिकार का हनन पाकिस्तान की तरफ से होता नज़र आ रहा है इन सभी इलाकों में और पाकिस्तान वही है जो खुद को मुसलमानों का रहबर बताता आता था और भारत के ऊपर मानवाधिकार के हनन का इल्ज़ाम लगाने वाला पाकिस्तान खुद मुश्किलों में नहीं फँसता जा रहा है इन सब के नाम पर? बिल्कुल, देखो अगर आप बात करें खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बुरी हालात है, क्योंकि जो जी, पश्तून हैं वो एक प्रकार ज़्यादातर अफ़गानिस्तान की तरफ उनका झुकाव है और यही नहीं डूरन जी, लाइन को नहीं मानता, ना अफ़गानिस्तान मानता और ऐसे में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन बहुत ख़राब हैं और पाकिस्तान कहता है अफ़गानिस्तान में जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान का तालिबान बेसिस देता है और अफ़गानिस्तान कहता है कि जो अभी रिफ्यूजी भेजे थे पाकिस्तान से चीन में उनके साथ उसने आतंकवादी भेजे। सच्चाई यह है कि किसी जमाने में जब तालिबान गवर्नमेंट आई थी अफगानिस्तान में वहां पर घी के दिए जलाए गए थे पाकिस्तान में जैसे उन्होंने बड़ा मोर्चा मार दिया अब उनको स्ट्रेटेजिक डेथ मिलेगी वो खोखला था अभी आप देखें किस प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा के हालात कैसे हैं किस प्रकार से आज पाकिस्तान और चीन के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपस के जो रिलेशनशिप कितने खराब हुए इसमें कोई शक नहीं जिस प्रकार से सिचुएशन खराब होती जा रही है ऐसा लगता है पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा रहा है और ऐसे में इसके चार हिस्से हो सकते हैं एक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिल सकते हैं अगर आप बात करें बलूचिस्तान में वहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो बहुत सक्रिय है और वो अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भी हमला कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो फौज पे भी हमला क्योंकि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता क्योंकि 1948 में उन्होंने इसको जबरदस्ती हड़पा था और इसी प्रकार से सिंध के अंदर भी प्रॉब्लम है एक्सेप्ट पंजाब हर जगह प्रॉब्लम और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान की जो बात आप कह रहे थे अंबर आपने बहुत अच्छा इशारा किया था वहां पर ऐसी सिचुएशन है कि आज लोग अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं वो कहते हैं हम भारत में मिलना चाहते हैं क्योंकि भारत का जम्मू कश्मीर 70-80 साल आगे निकल गया है वहां अमन है शांति लोकसभा के इलेक्शन में 60 to 70% वहां पर वोटिंग हुई है रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म हो रखा है आईएम मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज डिग्री कॉलेज जो उनका बहुत ज्यादा खुल गए हैं सड़कों का जाल बिछ गया है तो ऐसे में वहां पर हालात ऐसी खराब है कि एक साल से ना पे ना पेंशन मिली है ना बिजली है ना पानी है खाने के लाले पड़े हैं तो वो लोग कहते हैं कि उन्होंने अब एक प्रकार शट डाउन और जो कि प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था चक जैम और शटर डाउन और ये जो प्रोटेस्ट है वो सभी इलाकों में किया गया है स्पेशली आपका मुजफ्फराबाद उसके बाद मीरपुर कोटली और आपका ददनियाल और झांगड़ और पाकिस्तान वाला पुंछ ये कहते हैं मार्च टू मुजफ्फराबाद है ये सब के सब मार्च कर रहे हैं और अब पाकिस्तान ने जो इनको वादे किए थे वो फेल हुए हैं ये कहते हैं कि अब आप गिलगित बाल्टिस्तान में स्कार्दू से कारगिल का रास्ता खोले हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं भारत के साथ मिलना चाहते हैं और जो पीओजे के है वो कहता है पुंछ वाला रास्ता खोले तो सच्चाई ये है कि इतनी डिसकंटेंटमेंट है आज पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में वो लोग नहीं रहना चाहते पाकिस्तान में आज पीओजे के में कोई पाकिस्तान का फ्लैग नहीं लगा सकता इतना आक्रोश है लोगों के बीच में लोग कहते हैं कि हमको इन्होंने मूर्ख बनाया है 70 साल झूठ बोला है कि भारत के जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन होती है ह्यूमन राइट वायलेशन तो पीओजे के में होती है देखो अंबर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि इतनी एक्सप्लॉयटेशन किए हैं इन्होंने पीओजे के में जो कि उनकी मेन रिवर है जिसको वो नीलम नदी बोलते हैं भारत में उसको कृष्ण गंगा उसका वो एक पानी का सोर्स है उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर लिया और जो बिजली पैदा होती है मंगला डैम में वो पीओजे के में
वो 2 रुपए पर यूनिट पैदा होती है, वो पहले जाती है पंजाब में, फिर पंजाब के बाद दोबारा आती है पीओजेके में, उसकी कीमत 70 रुपए पर यूनिट ये लेते हैं। तो सच्चाई है, लोग कहते हैं कि आर पार की लड़ाई है, मरने मारने की है, हम नहीं रहना चाहते पाकिस्तान में, हम जो है अभी भारत में मिलना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने शट डाउन और जो उनकी एक प्रोटेस्ट की है। तो अब मुझे लगता है आर पार की लड़ाई होगी, ये अब बात नहीं बनेगी। तो इसी प्रकार से जो सिचुएशन को अगर आप देखें, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आतंकवाद का बढ़ाव, तारिक तालिबान पाकिस्तान इतना बोल्ड हो रहा है कि हर रोज 5 से 6 जो है पाकिस्तानी फौजी मारे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान का इकट्ठा रहना बहुत ही मुश्किल है। अंबर जी, बिल्कुल सर, कभी जो भारत वाला कश्मीर का हिस्सा है, उसमें कभी पाकिस्तान का नारा लगा करता था। आज जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पर भी अ, ये नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर किसी कश्मीरी को आप पाकिस्तानी कहें, तो उनको बड़ा ऐतराज़ है और वो इस बात से बड़ा ऐतराज़ करते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। सवाल सर यही निकल कर आता है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया इतने अरसे तक और जिस तरह की एक इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर बढ़ती जा रही है, चाहे हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या सिक्योरिटी। ऐसे में सर आपको नहीं लग रहा कि पाकिस्तान अब ऑलमोस्ट ऐसी स्थिति में है कि हम पीओजेके को हम वापस ले सकते हैं? देखो अंबर, हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की जरूरत है और वो बनाई है भारत की गवर्नमेंट ने, और जी, ये मोदी 3.0 मुझे लगता है इसकी तरफ बढ़ेगी, क्योंकि हालात इतने खराब हैं और आवाज अभी पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान से ही आ रही। वो भारत को कुछ जरूरत नहीं है करने की, वो खुद मिलना चाहते हैं, हमें तो इशारा करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में मुझे लगता नहीं पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान रोक पाएगा, क्योंकि ये अब ऐसा लगता है कि बांग्लादेश 2.0 होने वाला है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में जो कि एक जमाने में ईस्ट पाकिस्तान था, मार्च 1971 के अंदर ऐसा ही कुछ स्टार्ट हुआ था, जिस पे जहां पर वो उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत जबरदस्ती की थी लोगों के साथ। यहाँ पर अभी इन्होंने पाकिस्तान ने जो पंजाब कंस्टेबलरी को बुलाया, रेंजर्स को बुलाया, उन्होंने बहुत ही वायलेंस इस्तेमाल किया बच्चों पे, लड़कों पे, औरतों पे, और मुझे लगता है ये स्टार्ट ऑफ डिजास्टर है और ये अब स्टार्ट हो गया है, ये रुकेगा नहीं, और ये तभी रुकेगा जब पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा बन जाते। भारत ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी बना लिया है, अगर मिलता है तो किस प्रकार से उसकी डेवलपमेंट होगी, क्या कुछ कार्रवाई होगी। मैं यही कह सकता हूं, कुछ एक पॉइंट हम टीवी चैनल पे डिस्कस नहीं कर सकते, मगर ये एब्सोल्युटली सर। यकीन दिलाना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को कि इसके लिए बहुत कुछ काम हुआ है, और ये आवाज जो है पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान से आ रही है। वो लोग कह रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। और अगर आप देखें कुछ एक ऐसे भी कमेंट्स आए हैं पाकिस्तान से, जो कि वो कहते हैं कि पीओजे के तो इंडिपेंडेंट है, पीओजे के तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं। तो ये सच्चाई है, उन्होंने भी मान लिया है। तो ये कोई समय दूर नहीं जब पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा, भारत का हिस्सा था और भारत का हिस्सा रहेगा, और इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से भारत ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाई है, मुझे लगता है आने वाले वो समय दूर नहीं जब ये असली में सच्चाई की तरफ जाएगा। अंबा जी। सर एक एक बस क्विक क्वेश्चन आपसे है और ये अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे। अभी हमारे देश में चुनाव हुए और विपक्ष ने इस तरह का प्रोपेगेंडा किया इस जीत के बाद कि मोदी कमज़ोर हो गए और क्योंकि मेजॉरिटी में सिंगल मेजॉरिटी को साबित नहीं कर पाए। तो ऐसे में जो विपक्ष बात कह रहा था, कहीं न कहीं पाकिस्तान भी वही सुर में सुर मिला रहा है। उनको लग रहा है कि शायद मोदी कमज़ोर पड़ गए हैं। तो जो हमने देखा सर जो हमारे यात्रियों के साथ हुआ जो वैष्णो देवी से वापस आ रहे थे, ऐसे में सर आपको लगता है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि मोदी कमज़ोर हो गए हैं, तो शायद वो वाटर टेस्टिंग ऐसे कर रहा है, जो हमला किया आम नागरिकों के ऊपर, और भारत शायद पीओजे भी नहीं लेगा, पाकिस्तान के साथ कोई इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं करेगा, क्योंकि शायद मोदी कमज़ोर हो गए हैं, जैसा कि विपक्ष दावा कर रहा था। बिल्कुल नहीं अंबर, इसमें बिल्कुल गलत है कि जो मोदी 3.0 है वो बहुत स्ट्रांग है, और सच्चाई यह है कि जो बीजेपी के खुद की सीटें हैं 240 हैं, जो कि पूरे इंडिया अलायंस है 233, उससे काफी ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि ये कोलिशन है, मगर ये बड़ी स्ट्रांग गवर्नमेंट रहेगी, और मुझे लगता है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।
पहली बात तो जो एक प्रकार सेरेमनी हुई थी जिसके अंदर ओथ ली गई थी गवर्नमेंट की, तो बाकी सभी देशों को बुलाया जो कि नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव और सेचेल्स भी, मगर इसके अंदर पाकिस्तान को नहीं बुलाया। उसकी वजह यही है कि भारत चाहता पाकिस्तान को आइसोलेट करना, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल नहीं बदलने वाला, आतंकवाद का सहारा लेता है। और अब जो आपने बताया कि जिस प्रकार से उन्होंने शिवपुरी से कटरा की तरफ जो अपने श्रद्धालु थे उनकी बस पे हमला किया, एक बहुत ही मुझे लगता है कि निंदनीय काम किया। ये कोई सॉफ्ट टारगेट पे आपने फायर कर दिया और फिर वहां पर ड्राइवर कंट्रोल लूज कर गया तो गॉर्ज पे गिर गया। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान का असली चेहरा है। पाकिस्तान आतंकवाद से फंसा हुआ है। और वो कहते हैं ना, हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में पाकिस्तान में आई थी, उसने इशारा किया था पाकिस्तान में कि अगर आप सांप पालेंगे और अपने नेबर के घर में छोड़ने की कोशिश करेंगे कि उनको काटेगा, एक दिन वो आपको भी काटेगा। आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है उनको काट रहा है, मगर पाकिस्तान मानने वाला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में वही होता है जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, और जो असली पावर है वहां पर इस्लामाबाद से नहीं बल्कि जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से होती है। तो ये सच्चाई है कि अब पाकिस्तान जिसको सोचते हैं कि कमजोर है, अभी टूटने के कगार, फिर भी 10,000 के करीब लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी वो बैठे हुए हैं पीओजे के में लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया। तो मुझे लगता नहीं पाकिस्तान मानने वाला है। पाकिस्तान को तो लगता है अगर पाकिस्तान ऐसी अभी दोबारा हरकत करता है तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे की थी एक प्रकार उड़ी के बाद, और दूसरा जो की थी पुलवामा के बाद बालाकोट में, ऐसा कुछ करने का मौका आएगा। और ये 2021 के अंदर जो हमने सीज फायर डिक्लेयर किया था वो दोनों देशों के लिए फायदे में तो है, मगर अगर पाकिस्तान बाद नहीं आता तो उसके हिसाब से भी भारत जो है उसके लिए कोई बंदिश में नहीं है। भारत इसका जवाब देगा। और मुझे लगता है पाकिस्तान को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है और टूटने के कगार पे है, मगर वो आतंकवाद को अगर नहीं छोड़ेगा तो भारत इसका जवाब बड़े जोरों से देगा। और ये समझ आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक आइसोलेटेड है, पाकिस्तान को कोई तवज्जो नहीं देता। और पाकिस्तान को समझना चाहिए कि इस राह पे चल रहा है जहां आतंकवाद में जिसने भी एक प्रकार से अपने आप को डुबोया है, फिर वो कभी उभरा नहीं है। अंबर एब्सोल्युटली। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मोदी जी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते आए हैं पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर, इस बार भी जिस तरह से उन्होंने आम नागरिकों को निशाना बनाया है, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस चर्चा में जुड़े हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू अंबर, जय हिंद।